सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आलमी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद फिस्कल ईयर 2025 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नुमाया पोजीशन पर रही है। दुनिया में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कारकर्दगी में अमरीकी डॉलर के लिहाज से 55.5% और पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से शानदार कमबैक किया है। 100 इंडेक्स की कारकर्दगी सिर्फ घाना स्टॉक एक्सचेंज कंपोजिट इंडेक्स से कम रही, जिसने 140% से जायद मुनाफा दिया, और सिल्वेनिया के ब्लू चिप्स इंडेक्स जिसमें 56% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। जबकि दीगर उभरती हुई इकोनॉमीज भी पाकिस्तान से पीछे रही हैं, जिसमें सिंगापुर के इंडेक्स में FSCTI 26% से जायद, यूरो स्टॉक्स 50 में से 18% से जायद, जबकि यूके इंडेक्स में 17% से जायद, और चाइना के शंघाई शेक्सिन CSI 300 इंडेक्स में 14.8%, यूएस के नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन इंडेक्स में 14.8%, जबकि जर्मनी के डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन में 46% से जायद, भारत के मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स इंडेक्स में 46.9% और जापान के निकी में 12.8% का इजाफा हुआ है। तुर्की की मार्केट में 28% और बांग्लादेश की स्टॉक मार्केट में 13% से जायद की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स फिस्कल ईयर 2024-25 के आखिर में 78,000 पॉइंट से 1,24,25,000 पॉइंट्स की बुलंदियों पर पहुंचा है। शेयर्स की खरीदो फरोख्त में मिला जुला रुझान रहा है। KSE जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है, उसमें मुख्तलिफ बैंक्स ने 391 मिलियन, जबकि मुख्तलिफ कंपनीज ने 92.5 मिलियन, इंफरादी तौर पर 66 मिलियन से जायद, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने 12 मिलियन से जायद, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस, जबकि इंश्योरेंस सेक्टर ने 11 मिलियन, ब्रोकर्स ने 18 मिलियन से जायद, और फंड्स में से 236 मिलियन के शेयर्स फरोख्त कर दिए। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो बैंक्स ने $107 मिलियन, फर्टिलाइजर्स ने $66 मिलियन से जायद, E&P ने $65 मिलियन से जायद, फूड सेक्टर ने $41 मिलियन और दीगर सेक्टर्स ने $26 मिलियन से जायद, और पावर सेक्टर ने $23 मिलियन से जायद की खालिस खरीदारी की है। जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में $22 मिलियन से जायद, सीमेंट में $3 मिलियन से जायद, और टेक्सटाइल में $1.5 मिलियन और OMC में तकरीबन $1 मिलियन के शेयर्स फरोख्त कर दिए गए हैं। बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद गैर मुल्की पोर्टफोलियो सरमायाकारी में $300 मिलियन निकाल लिए गए। अगर हम दीगर ममालिक से थोड़ा इसका मवाजना करें तो ताइवान से $28 बिलियन, जनूबी कोरिया से $23 बिलियन और भारत से $11 बिलियन से जायद की इन्वेस्टमेंट निकाली गई है। मलेशिया से $3.5 बिलियन, वियतनाम से $3 बिलियन से जायद, और थाईलैंड से $3 बिलियन से जायद की इन्वेस्टमेंट का अखराज हुआ, यानी वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट निकाली गई। इंडोनेशिया से 1.6 बिलियन, फिलिपाइन से 477 मिलियन और श्रीलंका से 41 मिलियन की सरमायाकारी निकाली गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बिलियन डॉलर क्लब भी अब बढ़कर 11 अरकान पर पहुंच चुका है। दिसंबर 2024 में बिलियन डॉलर क्लब सिर्फ 6 अरकान पर मुश्तमिल था। OGDCL $3.3 बिलियन शेयर्स के साथ सर फहरिस्त है, जो पिछले 6 माह में अब डबल हो चुका है। जबकि मारी पेट्रोलियम, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और मीज़ान बैंक लिमिटेड $2 बिलियन के शेयर्स रखते हैं। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी $1.94 बिलियन, लकी सीमेंट $1.84 बिलियन, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड $1.64 बिलियन, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का जो मॉर्गेज कैप है वो $1.19 बिलियन, कोलगेट पाकिस्तान का $1.14 बिलियन, नेस्ले पाकिस्तान का $1.12 बिलियन और पाकिस्तान टोबैको कंपनी के $1.08 बिलियन के शेयर्स हैं। लेकिन इस बिलियन क्लब में कोई टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शामिल नहीं है। अब यहाँ पर ये सवाल भी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनीज क्यों शामिल नहीं हैं और मजीद कंपनीज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। तमाम सवाल हम एहसन मेहनती साहब के सामने, जो MD एंड CEO हैं, आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो इस वक्त पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस वक्त वाह हो रही है, बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, और सिर्फ 2 ममालिक से नीचे इस वक्त हमारी पिछले 1 साल में कारकर्दगी रही है। तो ये इसकी क्या आपको वजूहात नज़र आ रही हैं? नई सरमायाकारी मार्केट में आई है, वॉल्यूम भी ह्यूज हुआ है, बड़ा है सरमायाकारों का एतमाद? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। 60% जो है इजाफा PSX में फिस्कल ईयर एंडिंग जो है 30 जून ये इजाफा देखा गया है। अगर आप कंपेयर करें गोल्ड के अंदर रिटर्न तकरीबन 45%, करेंसी हमारी जो डी वैल्यू हुई है, अगर कोई FX में रखे पैसा तो 2% उसमें इजाफा हुआ है। तो अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो ये बॉन्ड के रेट्स मैक्सिमम 22% तक गए और फिर अब 11% तक आ गए। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो रिटर्न हमारा कैपिटल
मार्केट का 60% आया है। और इसकी मेजर वजह जो है वो हमने देखा कि ये जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स थी IMF प्रोग्राम के अंदर आने की, और फिर ये बतदरीज जो है हमने इस प्रोग्राम के अंदर अपने रिव्यूज़ को मुकम्मल किया। हम ना सिर्फ बेहतरीन फेडरल बजट हमने दिया, यानी कि आपको कलेक्शन के हिसाब से, टैक्स कलेक्शन, टोटल आउटले के हिसाब से, बट हमारा इकोनॉमिक डेटा भी इंप्रूव हुआ, जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन को जो है 0.3% तक भी लेकर आए, जो अब 3% तक आ चुकी है। तो आई थिंक कि जो हमारी एफर्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, जो इसके अंदर हमने इंडिया के साथ जो वॉर हुई थी, जिस तरह से उसको डील किया, अब मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हमारी जो डिफेंस है उसका भी एक मेजर रोल है। हमारी जो पासपोर्ट है उसको हम देखें टॉप 100 में अब वो आ चुका है, चूँकि हमारी जो हमने अपना प्रोफाइल प्रोजेक्ट किया है पिछले लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर, आई थिंक वो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जनरली जो है वो पाकिस्तान के अंदर इम्प्रूव हुआ है। और इस वक्त अगर आप देखें तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो लोकल इन्वेस्टमेंट की है। जो वॉर्स के अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन रही है, जो जिस तरीके से हमने डील किया है हमारे इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी के साथ मिलकर, और फिर जो हमने हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, यानी कि चाइना के साथ जिस तरह से डील किया है, इस वक्त हमने देखा कि $3.4 बिलियन हमारा लोन भी जो है, यानी कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है वो उसका रोल ओवर हमें चाइना ने दिया। तो आई थिंक कि हमने बड़ा एलिगेंटली जो है उसको प्रोफेशनली डील किया है, जो एक हमें अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि हमारी कैपिटल मार्केट जो है दुनिया भर की मार्केट्स के अंदर टॉप 3 के अंदर आ गई। तो ऐसा आपने ये भी देखा कि ये पिछले चंद महीनों में ही जो हमारा $1 बिलियन क्लब था वो भी नियर टू डबल हो गया, वो 6 से अब वो 11 मेंबर्स तक आ चुका है। तो ये सरमाकारों के एतमाद को बड़ा बेहतर इस वक्त जाहिर कर रहा है कि लोगों की इस वक्त दिलचस्पी है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में। जी बिल्कुल, ये $55 बिलियन तक अब हम रीच कर रहे हैं। ये मार्केट दोबारा से जो है 15 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंस है। कैपिटल मार्केट पिछले कई सालों से आउट परफॉर्मेंस दे रही है, इस साल भी आउट परफॉर्मेंस दी है, और उसकी वजह ये है कि कैपिटल मार्केट के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसके अंदर जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशंस भी हो रहे हैं, IPOs भी आ रहे हैं, कि नई कंपनीज भी आ रही हैं, नए इन्वेस्टर्स ऐड हो रहे हैं। आई थिंक कि उसकी वजह ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, रुपी स्टेबल है, 2% गिरा है पूरे साल के अंदर। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी मेजर अचीवमेंट है ऐसी सिचुएशन में जहां हम हमारी जो लोन है उनकी रोल ओवर के लिए काफी इकदाम कर रहे हैं, और फिर IMF के प्रोग्राम में भी हैं जो कि हमारे लेंडर्स की काफी कंडीशंस है जिसमें हमने सब्सिडीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो अब इस वक्त हम बगैर किसी सब्सिडी के जो है इन इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करवा रहे हैं, और हमारा जो इकोनॉमिक डेटा है वो इंप्रूव होता चला जा रहा है, जिसमें करंट अकाउंट सरप्लस भी हमने कुछ महीने देखा। तो आई थिंक कि जो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, जो हमारी डिफेंस की परफॉर्मेंस है, आई थिंक कि जिस तरह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, आई थिंक कि ये तमाम चीज़ों का जो है वो एक हमें जो है वो रिजल्ट नज़र आया है कि हम टॉप 3 इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो रेट किए गए हैं। और आई थिंक कि आने वाले वक्तों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान मार्केट में आती है तो वी विल बी इन अ बेटर सिचुएशन। अभी जो हमने रुपी स्टेबिलिटी देखी है इसकी कंटिन्यूएंस के लिए काफ़ी ज़्यादा वो भी हेल्प मिलेगी। तो ऐसे सब इस वक्त जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं पिछले 1-1.5 साल में, ये उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड किया है जो मार्केट इस वक्त इतना एक इसमें ह्यूज इजाफा हुआ है, या फिर बहुत तेज़ी के साथ नई इन्वेस्टमेंट आई और नए इन्वेस्टर्स भी शामिल हुए हैं? इन्वेस्टर नए भी हैं और पुराने भी हैं। पुराने इन्वेस्टर्स तो जाहिर है जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो एक्टिविटी कर रहे हैं, बट नए इन्वेस्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि जो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस है जो वो हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जब इंप्रूव होता है तो इन्वेस्टर्स जो है वो अपना ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर बढ़ाते हैं, और कैपिटल मार्केट स्पेशली अगर आप उसकी आउट परफॉर्मेंस देखें तो उसमें तमाम इन्वेस्टर्स, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर का एक्सपोजर भी बढ़ा है, लोकल इन्वेस्टर का भी, इंस्टीट्यूशनल का, और फ्रेश इन्वेस्टर भी जो है वो हर तरफ से हमें जो है वो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, जिसके अंदर फ्रेश कंपनीज भी लिस्ट हो रही हैं। आई थिंक कि उनकी आउट परफॉर्मेंस भी हमें नज़र आ रही है। वो तमाम सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्मेंस जो है वो मिल के जो है ओवरऑल जो है हम देख रहे हैं कि वो मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन ऐसा कुछ बड़े सेक्टर्स अभी भी हम इसमें ज़रा इस लिस्ट में मिसिंग हमें लग रहे हैं। टेक्नोलॉजी का हमारा एक सेक्टर है, फिर हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन वो हमें इसमें कहीं कोई ख़ास परफॉर्म करता, इन्वेस्ट करता नज़र नहीं आ रहा। हमारे जो मीडिया हाउसेज़ हैं, मीडिया कंपनीज़ हैं, उनकी कहीं कोई ख़ास इन्वॉल्वमेंट इसमें हमें नहीं दिखाई दे रही है। जो ये मेजर सेक्टर्स हैं ये थोड़ा सा दूरी पर हैं इस वक्त, इसकी क्या वजूहात है?
देखिए ग्रोथ है, जनरली हम देख रहे हैं कि जनरली ग्रोथ जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे रेगुलेटरी रेगुलेशन के वो रिजॉल्व हुए, रिफाइनरीज के प्रॉब्लम्स इस फेडरल बजट के अंदर रिजॉल्व हुए, सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन जो है उसकी अप्रूवल IMF से मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉन्गर रन के अंदर दूसरे सेक्टर्स भी आउट परफॉर्म करते हुए हमें नजर आएंगे। यू आर राइट कि $1 बिलियन क्लब के अंदर मीडिया कोई मुगल नहीं है, बट आई थिंक कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी और इन्वेस्टर जो है मजीद जो है एक्विजिशंस और यहाँ पर जो है वो अपने आप को इन सेक्टर्स के अंदर भी लेकर आएंगे। बट जाहिर है हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्शनली पॉजिटिव है। आई थिंक कि जो इन्वेस्टमेंट है इन सेक्टर्स के अंदर आएगी तो फिर वो लिस्टिंग भी जो है इन सेक्टर्स के अंदर देखी जाएगी। हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो मीडिया स्पेशली जो है वो उसके अंदर सिर्फ हम टीवी नेटवर्क है, इसके अलावा और भी ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनकी वैल्यूएशंस काफी इंप्रूव भी हैं। बट यानी कि वी हैव टू ट्रेवल अ लॉट बिफोर हम टोटल आउट परफॉर्मेंस दिखाएं इकोनॉमी की। वी आर इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक इवेंचुअली हमें उन एस्पेक्ट्स के अंदर भी सक्सेस मिलेगी $1 बिलियन क्लब के अंदर जहां पर हमें दूसरे सेक्टर्स के अंदर नजर आई। और जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है ऐसे सब वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यही है जो अभी जो देखिए पोटेंशियल तो हमने $100 बिलियन को मार्केट को ट्रेड किया है आज से तकरीबन 10 साल पहले। तो पॉइंट ये है कि वी लॉन्ग वे टू गो। वी आर मल्टीपल्स हमारे 4-5 के मल्टीपल पे प्रोस्पेक्टिव अर्निंग पे चल रही है, जो मार्केट हमारी एवरेज जो है 12 से 13 मल्टीपल पर चलती थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो आई थिंक कि यहाँ पे प्रेफरेंशियली हमें $100 बिलियन को दोबारा टच करना है, जो इस वक्त हम तकरीबन $54 बिलियन पर हैं। आई थिंक कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए। उसके लिए हमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यानी कि हमारी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से हम क्रिप्टो को यूज करते हैं और आई थिंक कि उसकी लॉन्च भी हमें हेल्प कर सकती है रुपी स्टेबिलिटी में। IT एक्सपोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जहां पर हम वर्क कर सकते हैं ताकि हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स इंप्रूव हों। तो यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग मौजूद है बिकॉज जो हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारी इंडस्ट्रियल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो एक्सपोर्ट ग्रोथ हम 10-12% से ऊपर नहीं दे पाते। तो अपेरेंटली हमें जो दूसरे एंगल्स हैं उन पर फोकस करना है, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज हों जो कि फोकस कराएं क्रिप्टो करेंसी की इंट्रोडक्शन के अंदर और फिर IT एक्सपोर्ट्स को जो है फरोग देने में। अच्छा, आप सिर्फ 2 ममालिक ऐसे घाना और सिल्वानिया ऐसे हैं जो इस वक्त इस लिस्ट में हमसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इनकी जो इस वक्त ग्रोथ है, इस ग्रोथ तक अगर हमें पहुंचना है और इस लिस्ट को अगर हमें टॉप करना है तो अभी उसके लिए आगे 2-4 महीनों में हमें कौन कौन से मेजर स्टेप्स उठाने की ज़रूरत होगी? देखिए सबसे पहले तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है। हमने काफी ज्यादा लॉस किया है और ट्रिलियंस में लॉस किया है। एलिंग जो हमारी SOEs हैं जो कि लॉस मेकिंग है, अब EIE को हम प्रॉफिट में लेकर आ गए। वो जाहिर है इसमें हमने होल्डिंग कंपनी का रोल अदा किया है, लेकिन इवेंचुअली हमें नजर आ रहा है कि SOEs जो हैं वो काफी ज्यादा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अब आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि गवर्नमेंट की एफर्ट नजर आती है। प्राइवेटाइजेशन इस प्राइमरी रोल है। सेकेंड, हमें PSDP का इस्तेमाल सही तरीके से करना है, यानी कि हमारी जो कमिटेड PSDP है उसकी यूटिलाइजेशन अगर होती है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी हेल्प मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक ये 2 मेजर चैलेंजेस हैं। और थर्ड, जिस तरह से हमने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से एक हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ मिल करके हमारे जो एनिमीज हैं उनको काफी ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट दे सकती है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, लेकिन अगर हम उसको सही तरह इस्तेमाल करते हैं IT एक्सपोर्ट्स को और क्रिप्टो की यूज को, तो आई थिंक वी कैन हिट द टारगेट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज। हमारे गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वफाकी बजट के बाद अब हुकूमत ने अवाम पर एक गैस बम गिरा दिया है। ओगरा ने सार्फिन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखी है, लेकिन फिक्स चार्जेस में 50% तक का इजाफा किया गया है। ओगरा के मुताबिक गैस की कीमत में इजाफे का इतलाक घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा और घरेलू सार्फिन के लिए सिर्फ माहाना फिक्स चार्जेस में इजाफा किया गया है, यानी बिल्स हर सूरत बढ़ने हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिए गए हैं, जबकि माहाना 1.5 मुकब मीटर इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन अब 1000 रुपए के बजाय 1500 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन 1.5 HM से ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन अब 2000 रुपए के बजाय 3000 रुपए अदा करेंगे। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के पावर प्रोड्यूसर्स के लिए भी गैस की कीमत 175 रुपए फी MMBTU इजाफे से 1225 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अब कमर्शियल सार्फिन की तरफ आइए जरा। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 3900 रुपए फी MMBTU और जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस के नर्ख 2300 रुपए फी MMBTU
BTU मुकर्रर किए गए हैं। अब जो रोटी तंदूर हैं, कमर्शियल, जनरल इंडस्ट्री, CNG सेक्टर है, सीमेंट और खाद के शोबे हैं, उनके लिए गैस की कीमतें वही रहेंगी, जबकि पावर प्लांट्स के लिए गैस 16.66% महंगी कर दी गई है। कैप्टिव पावर के लिए गैस की कीमत 3500 रुपये फी MMBTU, CNG के लिए 3750 रुपये, सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए 4400 रुपये और खाद की फैक्ट्रियों के लिए 1597 रुपये फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। अब हमारी जो एक ओवरऑल इंडस्ट्री है उसको इससे कितना इस वक्त नुकसान पहुंचेगा, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना इजाफा होगा और उनकी प्रोडक्शन कितनी मुतासर हो सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। वाला साहब मारूफ सनतकार बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी का इस पर एक बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है। तो जुबैर साहब ये अब ज़ाहिर है हम देखते हैं कि हर थोड़े दिन के बाद ये गैस की कीमत में इजाफा हो जाता है। अभी तो आप लोग बिजली के टैरिफ के लिए ही बात कर रहे हैं, एक जंग लड़ रहे हैं कि जी वो आपको जो रीजन की कंट्रीज़ हैं दूसरी उनके मुकाबले पर मिला करे और उस जैसे नर्ख मिलें, लेकिन ये गैस की कीमत का अब क्या करना है, इसमें कैसे ठहराव आ सकेगा? देखिए, मेरी तो समझ से बालातर है जो कुछ हो रहा है। चलो, एक है ना कि गैस की अगर शॉर्टेज हो तो एक बात आदमी करता है। हमारे जो कतर से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं कार्गो इंपोर्ट करने के, वो हम अपने यहाँ लेने के लिए बंधे हुए हैं। हम उस एग्रीमेंट से निकल नहीं सकते। 25 साल का एग्रीमेंट है और यहाँ उन्होंने इतनी ज्यादा गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं कि लोग ऑल्टरनेट फ्यूल पे चले गए। ऑल्टरनेट फ्यूल, कोई बायोमास चला रहा है, कोई राइस हस्क चला रहा है, कोई मकई का ठुड्डा चला रहा है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के कोल चला रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो पोल्ट्री फीड्स का वेस्ट चला रहे हैं। अब यहाँ हम स्टोन एज पे वापस चले गए और इतना महंगा कर दिया कि ये लोग अपने अपने बॉयलर्स को वहां ले गए कि चलो भाई इसके अंदर हम जो है कंपनसेट कर देंगे। फिर उन्होंने 3,500 रुपए कर दिया, इसके ऊपर 5% और पेनल्टी लगा दी, फिर 5% यानी 20% तक पेनल्टी जाएगी। फिर कहा है कि जी आप कैप्टिव पावर प्लांट को बंद कर दें। कैप्टिव पावर प्लांट्स कैसे बंद हो सकते हैं? आपकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो किसी तरह से भी नई मॉडर्न मशीनों के लिए वो साजगार नहीं है किसी सूरत में। अगर मैं जो भी कहूँ, आप किसी से पूछ लें, वो चल नहीं सकते। मॉडर्न कार्ड होते हैं नहीं चल सकते। अब यहाँ हमेशा हमने देखा कि ये जो कैप्टिव पावर प्लांट वाले हैं, अगर आप कराची की बात करते हैं, SSGC की बात करते हैं, शायद 80 या 100 हैं। लेकिन जब आप उसकी बात करते हैं प्रोसेस गैस की, तो उसमें कौन है? उसमें स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस है। हम हर दफा हमने जो है उन्होंने इस जगह को प्रोटेक्ट किया कि इससे बहुत सारे लाखों लोगों की रोजगार वाबस्ता है। और वाबस्ता इस तरह से है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। कोई छोटी सी फर्नेस लगा के बैठा है, कोई कार्टन बना रहा है, कोई बटन बना रहा है, कोई और चीजें बना रहा है। इनके ऊपर अगर हम ये 200 रुपए का इजाफा डाल दें, जो तकरीबन 10% बनता है, मेरा ख्याल है कि तो बहुत बड़ा इजाफा है जो किसी सूरत में भी जो है अब्जॉर्ब मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। और बहुत सारे जो कारखाने जो छोटे हैं, अब लोग फिर चाइना से इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप ये बढ़ाएंगे तो कार्टन वाला मुझे कहेगा मेरे दाम बढ़ गए क्योंकि गैस बढ़ गई। तो फिर मैं क्या करूंगा? या तो कार्टन खुद अंदर लगवा लूंगा, या फिर जो है ना मैं चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दूंगा। तो चाइना से और इवन UAE से आज भी इंपोर्ट हो रही हैं जो एसेसरीज हैं एक्सपोर्ट की, जो अंदर जो लगती हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें, मतलब बेशुमार बात, फुटवेयर के कारखाने जो लोकल भी बिकता है, बाहर भी जाता है। आप मतलब नाम लें और वो ये इन 8,000 लोगों में आते हैं जो कि छोटे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं। उनके ऊपर 200 रुपए मैं नहीं समझता कि किसी तरह से भी कोई वाइजर डिसीजन है। ये तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ, अल्लाह ना करे, लेकिन ये तो हम उसको लेके जा रहे हैं इंडस्ट्री को, ये किस तरह से बंद नहीं होती, हो जानी चाहिए। ऐसा मुझे तो महसूस होता है कभी कभी। मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट का ये इंटेंशन नहीं है, लेकिन उनको जो समझाने वाले लोग हैं, ये सर्कुलर डेट और IMF ने कभी भी नहीं कहा कि प्रोसेस गैस के ऊपर आप बढ़ा दें। हालांकि SSGC के अंदर रिकमेंडेशन ओगरा की जो है वो माइनस है, यानी कम करने की रिकमेंडेशन है। SNGPL में बढ़ाने की थी, SSGC में कम करने की थी। तो कराची एज ए शहर, आप मुझे बताएं ये कैसे चलेगा? 55% यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और जो है ना आप 67% 68% टैक्सेस यहाँ से वसूल करते हैं, और यहीं की इंडस्ट्री को मारने के लिए चक्कर में। हुकूमत की जो इंटेंशन की आप बात कर रहे हैं, तो हुकूमत की इंटेंशन तो हमें बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हुकूमत तो अपने 5 साल टारगेट सेट कर रही है, इंपोर्ट को कम करना है और ऐसी इंडस्ट्री को रिलीफ देना है कि वो एक्सपोर्ट में और प्रोडक्शन में हमारी इजाफा हो सके। लेकिन अब ये जो सिनेरियो आप बता रहे हैं, इससे तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, इंपोर्ट बिल का बोझ हम पर बढ़ेगा और ज़ाहिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी उससे फिर मुतासिर होंगी अगर ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। तो देखें, आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने का टारगेट है गवर्नमेंट का, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई किसी बच्चे से भी पूछें
तो बोलेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में। यही जवाब देगा ना जी कि आप जितने आपके पास जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप कम करें और कॉम्पिटिटिव रेट्स दें। जो आप अगर टेक्सटाइल की बात करते हैं तो बांग्लादेश के सामने, इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, इनके सामने आप कॉम्पिटिटिव रेट दे। रेट कैसे देंगे? जब आपको आपकी जो है ना कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट की हम कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? तब अभी पूछ लेंगे 10% अगर आपका प्रोसेस गैस भी आप बढ़ा देंगे तो आपने कॉस्ट बढ़ाई या कम की? इसमें तो कोई दो बातें नहीं कि बढ़ाई। जब आप बढ़ाई तो आपने अनकॉम्पिटिटिव हुए, जब अनकॉम्पिटिटिव हुए तो फिर आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? मुझे ये बात बताएं। उड़ान जो डॉक्यूमेंट है बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। इसके चीजें जो हो रही हैं वो सारी उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो रिकमेंडेशंस हैं उसके खिलाफ है। वो तो मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि भाई इसमें ये करना चाहिए। अब अगर इसको भी नहीं मानते और अगर कहते, फिर दूसरी बात ये है कि इंपोर्ट कैसे कम होगा? आपने तो इंपोर्ट के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड 5% ड्यूटी कम कर दी, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा। आप अगर देखें स्मगलिंग की कॉस्ट होती है, दूसरा लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। दोनों सूरतों के अंदर जो है ना ये ड्यूटी और ये चीजें जो है ना बड़ा मानी रखती है बहुत ज्यादा। मैं यहाँ जो हम गैस की बात कर रहे हैं, मैं उससे आपको बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे बहुत सारी इंडस्ट्रियां छोटी छोटी बंद हो जाएंगी अगर ये इन्होंने इसको विड्रॉ ना किया। किसी सूरत में भी इस रेस को जो उन्होंने प्रोसेस गैस पे लगाई है इसको विड्रॉ करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इससे पिछली दफा हमने क्यों प्रोसेस गैस पे नहीं बढ़ाई? इसलिए कि बहुत सारे छोटे जो कारखाने वो हर्ट हो रहे थे, अब हमने बढ़ा दी, मेरी नहीं समझ में आता। तो अब ज़ुबैर साहब, ज़ाहिर है जो इकोनॉमी से मुताल्लिक या पॉलिसी से मुताल्लिक कोई भी फैसला लेते हुए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आपकी बिज़नेस कम्युनिटी होती है। तो इस तरह के फैसले करते हुए आप लोगों से कोई मशावरत या आप लोगों को ऑन बोर्ड लेने का कोई सिलसिला अभी तक भी नहीं शुरू हुआ? चूँकि जो रिएक्शन आता है फैसलों के बाद वो हम देखते हैं कि वो बड़ा शदीद होता है। इस बार भी आपने भी और दीगर जो ट्रेड यूनियन से मुंसलिक लोग हैं उनके भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि बयानात सामने आ रहे हैं। तो ये पहले हुकूमत ने बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया कि किस तरह से सिलसिला होगा और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको जब ऐसा रिएक्शन आएगा? तो देखिए जी, बिल्कुल नहीं लिया। मैं आपको कहता हूं कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये जो अभी हो रहा है पिछले 2-4 साल से, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। हमसे हमेशा बिठा के बात करते थे, हम उनको रास्ते दिखाते थे कि अगर आपको इस तरह से पैसों की जरूरत है तो यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ जरूरी है, या इससे प्रॉब्लम आएंगे, इससे एक्सपोर्ट खराब होगी। हम सारी बातें उनसे करके हम फैसले बड़ा आसान से, बड़ी दोस्ताना माहौल में हम सारा काम ये कर लेते थे। अब हमको ये मुझे रात को पता चला कि जो है ना कैबिनेट के अंदर उन्होंने मूव किया, तो मैंने सुबह ही वो प्रेस रिलीज भी दी, लेकिन उस वक्त तक तो मुझे 12 बजे रिपोर्ट आई कि कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया। अब कैबिनेट कैसे अप्रूव करती है, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू होती है या नहीं होती है, पहले का उनको पता होता है कि नहीं होता है। जब वो पेपर रेस का रखते हैं तो कैबिनेट मेंबर्स के आगे पहले रेस कब हुई थी, क्यों हुई थी, कोई डिटेल देते हैं, कोई वर्किंग पेपर होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो है ना, ये अचानक ही इसको जो है ना आपने बढ़ा लेना। अभी आप देखें ना, यहाँ भी जो बजट के अंदर जो हमने कई तजावीज दी, इसमें कोई तजवीज को जो है ना हमें, मैं जो नहीं लगता कि हमारी कोई तजवीज को जो है ना खातिर ख्वाह उसको एंटरटेन किया गया। और बजट देखे और बजट को आप पूरे को देखें, मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल खड़े हुए हैं, बहुत सारे, और उसको हम अब रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली कमेटी बनी, उसकी मीटिंगें नहीं हुई, फिर उसके बाद उसमें भी रह गया। अभी भी जो है ना यही काम कर रहे हैं कि जी इससे मिलना है, उससे मिलना है, एहतजाज क्या करें हम। मेरी देखिए बात यह है कि हर एक आदमी की एक लिमिट होती है कि मैं यहाँ तक नुकसान कर सकता हूँ, इससे आगे आएगा तो फिर मैं अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके घर पे बैठूंगा। तो ज़ुबैर साहब, अभी आपने भी उड़ान डॉक्यूमेंट का जिक्र किया, अब उसमें जो अहदाफ अपने हुकूमत ने अगले 5 साल के लिए सेट किए हैं, अगर बिजनेस कम्युनिटी और हुकूमत और मुतल्लिका वजारतें एक पेज पर नहीं होंगी और किसी यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत आगे नहीं बढ़ेंगी तो फिर ये तमाम टारगेट्स ये कैसे हासिल होंगे? फिर तो हम रास्ते में ही रह जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम हुकूमत के साथ है कि पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, पाकिस्तान में टैक्स टू द जीडीपी रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है, मॉडल्स ऑपरेंडी है, वो नहीं जानते। वो हम जानते हैं कि कैसे हम टैक्स नेट, इसको हम ये नहीं कर सकते कि छोटे केक के अंदर ज्यादा टुकड़े कर ले, हमको केक का साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने जो नेट है, टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा। हम टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप उसको अभी आपने देख लें कि पिछले साल उनका जो टारगेट था 3.6 का, वो 2.6 हुआ। हमने 1 ट्रिलियन रुपए कम कलेक्ट किए। बिल्कुल, अभी 30 तारीख कल पता चल जाएगा एग्जैक्टली, लेकिन जो फाइनेंस बिल है उसके हिसाब से ये है। अब आपने ये नहीं किया कि 1 ट्रिलियन जो कम हुआ है, अब आपने क्या किया, अब आपने टारगेट रखा 3 ट्रिलियन बढ़ा के।
यानी 4.2 का टारगेट रखा, आप 3.6 अचीव नहीं कर सके, आपने 4.2 का टारगेट रखा। अब मुझे नहीं पता कौन सी गीदड़ सिंह कैसे इसको करेंगे, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं कि कोई इंडस्ट्री का साइज बढ़ा हुआ हो या कोई नई इंडस्ट्री आ गई हो या कोई और सेक्टर हमने उसको ले लिया हो। हमने एक तरफ तो जो है ना ड्यूटी कम की, कस्टम की अक्रॉस द बोर्ड 5%, और दूसरी तरफ जो है आप ये देखें कि हम जो है ना ये समझ रहे हैं कि जी ये इस तरह से मिल जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। ये तो नहीं हो सकता ना जी, ये तो हो नहीं सकता। तो अब अगर आप ये नहीं हो सकता तो आप मुझे बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं, आप मुझे बताएं हम कहाँ खड़े हैं। अगर इसको हम करने के लिए जाएंगे तो किसी सूरत में भी हम जो है ना उसको पहुंच नहीं सकेंगे। और बजाय इसके कि हम एक्शन लेने के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मीटिंग करें, मैं समझता हूं कि जो पहले वाला सिलसिला था वो बहुत अच्छा था। और जो है ना हम प्रायर मीटिंग करते थे, और हम जो है ना प्रायर मीटिंग उसकी जो है ना करते थे, उनके साथ हम बात करते थे, और उनके साथ हम बात करके कहीं ना कहीं किसी नतीजे पे पहुंच जाते थे। अगर पाकिस्तान को चलाना है तो मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स जो है वो रीढ़ की हड्डी हैं, उनके साथ हर बात पे, हर काम पे मशवरा देना चाहिए। हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई और है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अभी हमने देखा कि जो मुल्की सतह पर तो इस वक्त हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद हो रही है, लेकिन आलमी सतह पर इस वक्त पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों की तारीफ हो रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में इसकी वाज़े तौर पर पजीराई की गई है कि किस तरह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरात को कम से कम करता जा रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पर डिटेल से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता चंद महीनों के हुकूमत के इक़दाम की बदौलत मुल्क की मईशत दिवालिया से मुस्तहकम होने लगी है और पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त आ गया है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर खुद मुख्तार डिफ़ॉल्ट रिस्क में बेहतरी के लिहाज से सबसे नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई है। डिफ़ॉल्ट रिस्क में नुमायाँ कमी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का वाज़ेह सबूत है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया, यानी 1100 बेसिस पॉइंट्स की ज़बरदस्त बेहतरी आई है, जो CDS एम्प्लॉयड प्रोबेबिलिटी से नापी गई है। आलमी इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई है। इसके मुकाबले में अर्जेंटीना में डिफ़ॉल्ट रिस्क में 7%, नाइजीरिया में 5% और ट्यूनिस में 4% कमी हुई है, जबकि तुर्की, इक्वाडोर, मिस्र और दीगर ममालिक के डिफ़ॉल्ट रिस्क में जो इजाफा देखा गया है वो हुकूमत की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने और करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने की कोशिशों से बेहतरी मुमकिन हो सकी है। IMF से $3 बिलियन के कर्ज के बाद पाकिस्तान अब तवील मुद्दती तौसीई फंड के लिए बातचीत कर रहा है। दूसरी तरफ चाइना ने भी पाकिस्तान का $3.4 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। चाइना ने स्टेट बैंक में गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद $2.1 अरब रोल ओवर कर दिया और मजीद $1.3 अरब का कमर्शियल लोन रीफाइनेंस कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब हो गए हैं। चाइना से पहले पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के कमर्शियल बैंक से मजीद $1 बिलियन और मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग से $500 मिलियन मौसूल हो चुके हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक 20 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में $2.66 बिलियन की कमी हुई और ज़र मुबादला के ज़खायर $9.06 बिलियन रह गए थे। लेकिन रवां हफ्ते ही $3.1 बिलियन के कमर्शियल लोन और मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग से $500 मिलियन मौसूल हो चुके हैं, जिसके बाद सूरत हाल खासी हमें बेहतर दिखाई देती है। लेकिन अभी तक ये जो स्टेबिलिटी है ये ग्रोथ में क्यों नहीं शिफ्ट हो पा रही और इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें एक आम आदमी तक पहुंचता हुआ क्यों दिखाई नहीं दे रहा, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वजीर हैं सरमायाकारी के। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये ब्लूमबर्ग ये बता रहा है कि अब हमारे डिफॉल्ट के खतरात में 12% मजीद कमी आई। ये खतरात तो ऑलरेडी कम हो गए थे। ज़ाहिर है इसमें हुकूमत ने बहुत सारे सख्त फैसले लिए और उस सख्त फैसलों की वो जो कीमत होती है, वो कॉस्ट होती है, वो एक आम आदमी ही पे कर रहा होता है। ये सिलसिला ये कब तक चलता रहेगा कि जो आलमी इदारे हैं वो हमें एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाएंगे लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमारे एक आम आदमी की बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होती है? जी, जब आप IMF प्रोग्राम के 1-2 साल कंप्लीट कर रहे होते हैं तो स्टेबलाइजेशन नेचुरल है, वो शुरू हो जाती है। एक्सक्यूज मी। और ये पाकिस्तान की फाइनेंस टीम ने अच्छा काम किया है। IMF के साथ मिलके उन्होंने इंश्योर किया कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए, रिजर्व्स का एक लेवल रखा जा सके,
पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखें। तो जहाँ तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है, ये उसका एक नतीजा है कि अब जो ब्लूमबर्ग जैसे इदारे कहते हैं कि जी आपका डिफ़ॉल्ट का रिस्क 10% कम हो गया है 1-2 साल पहले से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके लेंडर्स हैं उनके लिए एक इत्मीनान की पोजीशन है कि पाकिस्तान उनका डेट सर्विस कर सकता है, और इसलिए उनको अगर मज़ीद कर्ज लेना हो तो हम मार्केट्स में भी जा सकते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हुकूमत का लेना देना है। इसको जो आपका सवाल है कि ये ट्रांसलेट कैसे होगा रिवाइवल ऑफ ग्रोथ में, ये ट्रांसलेट कैसे होगा आम आदमी के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, और ये कैसे ट्रांसलेट होगा कि कर्ज घटे और इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो। अब ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आप ये स्टेबलाइजेशन लेते हैं, ये स्टेप 1 है। आपको बड़ी एक मेजर पॉलिसी की शिफ्ट चाहिए जो कि पीपल सेंट्रिक हो, जो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज एक्सप्लॉइट कर सके और जो इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स दे सके हमारे कंपेटिटर्स के से बेहतर। वो मुझे वैक्यूम दिखाई दे रहा है कि वहाँ तक अभी तक मुझे उस साइड पे काम होता नहीं दिखाई दे रहा, ताकि ये स्टेबलाइजेशन और डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा कम हुआ है ये ट्रांसलेट हो एक सस्टेनेबल रिवाइवल ऑफ ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अब ये भी हारून साहब कि फिर अब अगर ये ग्रोथ नहीं होगी तो ये जो स्टेबिलिटी इस वक्त अचीव हो रही है और उस पर बड़ा सेलिब्रेट भी कर रही है गवर्नमेंट, उसका क्रेडिट भी ले रही है, तो इस स्टेबिलिटी का क्या फ़ायदा होगा, ये कितनी लॉन्ग टर्म रहेगी, और ये जो हम बार बार कर्ज़ को अपने रोल ओवर करवाते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, वो ख़त्म तो नहीं होता, वो ज़ाहिर है आगे तो हमें पे करना ही है। ये इसको पे ऑफ करने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो अब हुकूमत को कम अज़ कम इनिशिएट कर देने चाहिए? देखिए, हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब तक IMF का प्रोग्राम रहता है और कुछ स्टेबलाइजेशन आती है, पाकिस्तान ठीक रहता है। इसके बाद IMF का प्रोग्राम चला जाता है, हम फिर से लूज मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज़ पे चले जाते हैं, फिर 3-4 साल के बाद दोबारा फंड के पास चले जाते हैं। अभी तक मुझे ये रिपीट दिख रहा है क्योंकि इंपोर्ट का प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो गया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अभी तक एक्सपैंड होते नहीं दिख रहे हैं। तो अभी जो मुझे आपके सवाल का जवाब कि अगर हम वाकई एक संजीदा कौम की तरह एफर्ट करना चाहते हैं, इसको वक्त लगेगा, लेकिन उसकी सिमत बनाने के लिए ये है कि आप अपने 3-4 जो विनर्स पिक कर लें कि ये सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को अगले 5 साल में दुगना कर सकते हैं। फिर आप उनके पीछे खड़े हों और उनकी एक्सपेंशन और उनके इश्यूज के ऊपर पॉलिसी फ्रेमवर्क दें ताकि वो लोग एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। दूसरा इसके अंदर जो ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान की जो लेबर मार्केट में यंग बच्चे और बच्चियां आ रहे हैं, इस तरह की ग्रोथ की पॉलिसी बनाएं ताकि उनको डिग्निफाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। ये हमारी फॉल्ट लाइन है बहुत बड़ी, 70% पॉपुलेशन यंग है। तो पाकिस्तान तभी ग्रो करेगा अगर वो मेन लेबर मार्केट के अंदर प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। अब ये सारा पॉलिसी शिफ्ट का काम है, क्योंकि जो ओल्ड स्कूल इकोनॉमी चली आ रही है वो तो हमें सपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग इकोनॉमी है जो इंपोर्ट के ऊपर चलती है और पाकिस्तान नेट इंपोर्टर हो गया है। इसको रिवर्स करने के लिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अब 30-35 साल इस पे काम किया है, यहाँ भी बाकी ममालिक में। हमारी ब्यूरोक्रेसी ये पॉलिसी नहीं बना सकती। हमें दुनिया से बेहतरीन एक्सपर्टीज़ को लाना है जो हमें ये पॉलिसी बना कर दे, और इसको हम एक्वायर करें। पाकिस्तानी भी बाहर हैं, ना भी हों, जिन्होंने इंडोनेशिया में बनाई हो, वियतनाम में बनाई हो, उनके तजर्बे से इस्तेफादा करके एक ना सिर्फ पॉलिसी बनाएं बल्कि उस पर अमल करें ताकि लोगों का एतमाद बढ़े, और कोई ऐसा शॉर्टकट मुझे नहीं दिखाई देता। तो हारून साहब, कुछ सेक्टर्स को तो फोकस किया भी गया है SIFC के प्लेटफॉर्म से, खासतौर पर माइनिंग सेक्टर, IT सेक्टर। कुछ कोशिशें हम एग्रीकल्चर में देख रहे हैं जहाँ से गवर्नमेंट स्टेप बैक हो रही है, लेकिन फिर उसका रिएक्शन बड़ा शदीद आता है फार्मर्स की तरफ से और आम लोगों की तरफ से भी। तो ये सेक्टर्स एग्रीकल्चर, माइनिंग और IT, क्या ये एक गेम चेंजिंग रोल प्ले कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में? जी, माइनिंग वगैरह लॉन्ग टर्म है, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, इसको टाइम लगेगा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, ये नए सेक्टर्स हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर के लिए एक बैंक बनाएं या उसको एक फैसिलिटी दें ताकि लोगों को पैसा मिले
और वो रिसर्च में भी जाए और लैंडिंग से लोग नई टेक्नोलॉजी लेके वैल्यू एडिशन करें। सिमिलरली अगर हमारा विनर जो है वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है तो हमें उसके पीछे खड़े होना है, लेकिन फॉर दैट जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं सेक्टर्स को, जैसे शुगर इंडस्ट्री है या और है, हमें वो छोड़ना पड़ेगा। हुकूमत सब कुछ नहीं कर सकती। सो ये कोरिया ने भी यही किया था ईस्ट एशिया के सारे मिरेकल में भी, कि आपने 5 इंडस्ट्रीज पकड़ी और आप उनके पीछे खड़े हो गए और रिसोर्सेज को उस तरफ डाइवर्ट कर दिया, फिर हमें रिटर्न आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप क्विक फिक्स में हैं कि हमको एग्रीकल्चर में ज़मीनें बेच देंगे, लोग आ जाएंगे, दुनिया इस तरह नहीं चलती है। SIFC का काम इन प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करना है, वो पॉलिसी तो नहीं बनाते। पॉलिसी तो हुकूमत की रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज ने एक्सपर्ट के साथ मिलके बनानी है और स्टेक होल्डर्स को टेबल पे लाना है। यहां पर पाकिस्तान का जो पॉलिसी मेकर है, ना तो उसको, ये सख्त बात है, ना तो उसको पॉलिसी बनानी आती है क्योंकि वो डोनर को दे देता है कि आप कंसल्टेंट दे और बना दीजिए, ना ही उनकी विल है क्योंकि वो एक बड़े कंफर्ट जोन में उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस करंट मॉडल के अंदर चल रहे हैं। उसको शेक करना सियासी इलीट का काम है कि जी हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए कि कल को हम कंबोडिया से compete कर सकें, हम बांग्लादेश से आगे निकल सकें, और वो करने के लिए हमें स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। और हम साहब हर साल हम देखते हैं कि जब ये बजट आता है उसमें टैक्स पॉलिसी के नाम पर भी कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं जो बहुत सारे सेक्टर्स के लिए परेशान कुन होते हैं। इस साल भी एक रिएक्शन आ रहा है उसमें, जो बड़े बिजनेस कम्युनिटी है उनका भी, इंडस्ट्रीज़ का भी, एक्सपोर्टर्स का भी। तो ये टैक्स पॉलिसी भी इसमें एक अहम फैक्टर है जो आपके इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देती है जब ज़ाहिर इंडस्ट्री मुश्किलात महसूस करती है। जी मैंने फिस्कल पॉलिसी की बात पहले भी की है। देखिए अभी तो ये जो हमारे बजट्स हैं ये बुक को बैलेंस करते हैं, ये कोई ग्रोथ का टूल नहीं है क्योंकि इसके पीछे पॉलिसी की बैकिंग नहीं है। ये जो हमारे सेक्टर्स हैं, ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर 50% से ज़्यादा टैक्स दे रहा है। अगर आप उनको और स्क्वीज करेंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन आएगा, लेकिन असल रिएक्शन जहाँ हुकूमत का टेस्ट है वो एक्सपेंशन है पाए की, जिसके अंदर रिटेलर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वाले और जो आपके प्रॉपर्टी वाले हैं वो अपना सही डिक्लेयर्ड टैक्स पे कर पाएं। अब ये हमने डिवॉल्व कर दिया हुआ है सूबों को। आई एम नॉट टू श्योर कि सूबों में कितनी कैपेबिलिटी है और पॉलिटिकल विल है कि उसको ला सकें। टैक्स पॉलिसी तब चलती है जब वो इक्विटेबल हो। अगर आप कुछ लोगों को टैक्स लगाते जाएंगे, बाकियों को नहीं देंगे, तो बाकियों के लिए सारा इंसेंटिव है कि या तो पैसा निकाल लें या फिर किसी तरीके से टैक्स को बचाने की इवेजन करें। हमें रिटर्न टैक्स पे क्या मिलता है ये एक सेकंड एस्पेक्ट है। तो ये अभी हमारी कोई टैक्स पॉलिसी नहीं है, ये तो बुक को हम बैलेंस करते हैं कि इधर से ट्वीक कर दें, अच्छा इधर से प्रेशर आया यहाँ नीचे ले जाएं, दूसरी तरफ ले जाएं। इससे तब निकल पाएंगे जब जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा और हम सबको टैक्स नेट में लाने की तरफ विजिबली नजर आएंगे। तो हारून साहब, ये जो टैक्स का एक टारगेट रखा जाता है वो भी हमने लास्ट ईयर देखा, उसमें कोई 35-40% का इजाफा किया गया। इस बार भी उसको 15-16% बढ़ाया गया। तो हम उसमें जो अपना रेट है उसको बढ़ा रहे हैं, हमारा नेट अभी भी बेस अभी भी श्रिंक्ड है, उसको हम उस हिसाब से नहीं बढ़ा पा रहे। अगर ये 35-40% और भी इसमें बढ़ा दिया जाता है, अपने नेट को भी हम बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो भी जो मुल्क पर इस वक्त कर्जे मौजूद हैं जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं, क्या इनको हम पे ऑफ करने के काबिल इस फिस्कल पॉलिसी के तहत हो सकेंगे? जी जो कर्ज है हमारा फॉरेन करेंसी का रिलेटिवली कम है। हमारा कर्ज यह है कि 65% हमारे लोकल बैंकों का पैसा हुकूमत बोरो करती है। तो रुपए का कर्ज तो इस तरह हम वापस करते हैं कि हम टैक्स से ले लिया और पे ऑफ कर दिया, या नोट प्रिंट हम कर नहीं सकते IMF प्रोग्राम के तहत। लेकिन ज़्यादातर लोन जो है हमारा वो लोकल करेंसी का है, हमारा फॉरेन करेंसी का लोन रिलेटिवली कम है। हाँ, आपने शुरू में बात की, ये जो हम दोस्त ममालिक से कर्ज लिए बैठे हैं और उसको रोल ओवर किए जा रहे हैं, ये एक वक्त में ख़तरा बन सकता है, क्योंकि ये कर्ज जो है ये मेरिट की बेस पे नहीं है, ये डिप्लोमेसी की बेस पे है। जितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है वो प्रेशर्स आ सकते हैं। असल तरीका वही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, एक्सपोर्ट बढ़े, डॉलर्स आने शुरू होंगे तो प्रेशर कम होगा। बाकी तरीके जो हैं वो शॉर्ट टर्म फिक्सेस हैं, वो एक कोई हल नहीं दिखाई देता, ये जो हम फंसे हुए हैं एक भंवर के अंदर, उससे निकलने का।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक सरमायाकारी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।